नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 9वीं का 8वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वीर भूमि पर कुछ दिन। इस पाठ के रचनाकार है रुक्मणी संगल। रुक्मणी संगल जी का परिचय देखेंगे हम। उनका जन्म 1 सितंबर 1945 बुढ़ाना अर्थात उत्तर प्रदेश में हुआ था। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में स्वतंत्र लेखन उन्होंने किया है। उनकी प्रमुख कृतियां हैं दिनकर के काव्य में जीवन मूल्य। इस विषय पर उन्होंने शोध प्रबंध प्रस्तापित किया है। प्रस्तुत पाठ में लेखक क्या बताना चाहते हैं ये हम देखेंगे। गद्य संबंधी में प्रस्तुत पाठ एक यात्रा वर्णन है। इसमें अपने द्वारा किए गए किसी पर्यटन की अपनी अनुभूतियों, प्रकृति, कला का पर्यवेक्षण, स्थान की विशेषताओं आदि का लगावपूर्ण वर्णन किया जाता है। प्रस्तुत पाठ में वीर भूमि राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ आदि विविध स्थानों, वहाँ की कला, संस्कृति का सजीव वर्णन किया है। तो यात्रा वर्णन में पर्यटन की अनुभूति, पर्यटन में हम जो जो अनुभव करते हैं, वहाँ की स्थान विशेषता की, उस जगह की क्या विशेषता है। और वीर भूमि मतलब वीरों की भूमि। राजस्थान को वीरों की भूमि कहा जाता है और इस वीरों की भूमि में अर्थात राजस्थान में जोधपुर, जैसलमेर और चित्तौड़गढ़ यहाँ की कला और संस्कृति का वर्णन इस पाठ में है। तो आइए हम पाठ पढ़ते हैं। गाड़ी अपनी गति से बढ़ रही थी। भटिंडा, हनुमानगढ़, लालगढ़ और बीकानेर होते हुए नागौर पहुंची। और लेखक जिस गाड़ी में बैठे थे तो वो गाड़ी अपनी गति से बढ़ रही थी और उन्होंने बताया है कौन कौन से स्थानों से वो आगे बढ़ रही थी। भटिंडा, हनुमानगढ़ और लालगढ़, और ऐसे करते बीकानेर होते हुए, बीकानेर से जाते हुए वो नागौर पहुंची। यहाँ से मेड़ता पहुँचे तो लगा फिर से पंजाब के आसपास गए हैं, क्योंकि कुछ खेत, हरियाली और पशुधन भी दृष्टिगोचर होने लगे थे। और यहाँ से जब वो मेड़ता पहुँचे तो उनको लगा कि हम पंजाब के आसपास तो नहीं गए, क्योंकि पंजाब का जो प्रदेश है वो सुपीक है अर्थात वहाँ हरियाली है, पशुधन मतलब बहुत सारे लोग पशु पालते हैं और वो सब उनको दृष्टिगोचर हो रहा था। दृष्टिगोचर का अर्थ होता है दिखाई देना। तो उनको लगा कि ये पूरी हरियाली देखकर हम पंजाब तो नहीं आए हैं। वहाँ का वातावरण उनको ऐसे ही अनुभूति हो रही थी। सायंकाल होते होते अपना गंतव्य स्टेशन जोधपुर आ गया। आज का हमारा पड़ाव जोधपुर था। यो भी सायंकाल हो चुका था। स्टेशन के समीप होटल में कमरा मिल गया। सामान वहाँ रखकर थोड़ा तरोताज़ा हो गए। और सायंकाल, शाम होते होते वो गंतव्य मतलब जहाँ वो जाना चाहते हैं वहाँ वो स्टेशन आ गया था, अर्थात जोधपुर आ गया था। वो जोधपुर ही जाना चाहते थे और स्टेशन के ही पास में उनको एक कमरा, एक रूम मिली थी और उन्होंने क्या किया, वहाँ अपना सामान रखा और थोड़े से फ्रेश हो गए। 22 दिसंबर अल्पाहार कर एक ऑटो रिक्शा लेकर अपनी पहली मंजिल उम्मेद भवन की ओर चल पड़े। और 22 दिसंबर का दिन था। यात्रा वर्णनों में ये तारीखें भी आती है, ये डेज भी आते हैं। तो वो दिन था 22 दिसंबर का। और अल्पाहार मतलब उन्होंने नाश्ता किया और ऑटो रिक्शा पकड़े। और ऑटो रिक्शा पकड़कर वो सबसे पहले क्या देखना चाहते थे, उम्मेद भवन देखना चाहते थे। राई का बाग क्षेत्र में स्थित है। और उम्मेद भवन कहाँ है, राई का बाग इस क्षेत्र में, इस एरिया में है। उम्मेद भवन विश्व का विशालतम भवन महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा निर्मित होने से उम्मेद भवन कहलाता है। और उम्मेद भवन इस विश्व का, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा भवन है उम्मेद भवन। इसकी विशेषता अगर आपको पूछी जाए तो विश्व का सबसे विशाल, सबसे बड़ा भवन कौन सा है, तो वो है राजस्थान का उम्मेद भवन। और उसे महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा निर्मित हुआ था, मतलब महाराजा उम्मेद सिंह ने वो बनाया था, इसीलिए उसका नाम है उम्मेद भवन। छीतर झील के पास होने से इसे छीतर भवन भी कहते हैं। इसके निर्माण में 20 वर्ष का समय लगा। यह भवन अपनी भव्य एवं उत्कृष्ट सज्जा से सज्जित है।
इसमें ऐश्वर्य, विलास और आमोद प्रमोद के सभी साधन उपलब्ध है। और उम्मेद भवन बनाने के लिए लगभग 20 साल लगे और 20 सालों में जो निर्माण हुआ उम्मेद भवन वो विशाल सबसे दुनिया में सबसे बड़ा सबसे विशाल भवन है और चीतर झील के पास होने के कारण उसे चीतर भवन भी कहा जाता है। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि उम्मेद भवन और किस नाम से जाना जाता है, तो वो है चीतर भवन, क्योंकि चीतर झील के पास है इसीलिए उसे चीतर भवन कहा जाता है। और ये उम्मेद भवन एकदम भव्य है, मतलब बड़ा है, विशाल है और उत्कृष्ट सज्जा से सज्जित है, मतलब उसकी शोभा बहुत ही सुंदर बनाई है और उसमें ऐश्वर्य, विलास और आमोद प्रमोद के सभी साधन हैं। मतलब वहाँ देखने पर पता चलता है कि वो कितना सुंदर, कितना बड़ा, कितना विशाल और उसमें ऐशो आराम के सभी साधन हैं। महल के प्रवेश द्वार पर नियुक्त द्वारपाल ने बताया कि महल के 343 कमरों को होटल के रूप में परिवर्तित कर दिया है। और महल के प्रवेश उम्मेद भवन महल के पास जाने पर जो द्वारपाल था तो प्रवेश द्वार पर ही उसने बताया कि यह 343 कमरों को होटल में परिवर्तित किया है। मतलब जो उम्मेद भवन के 343 कमरे हैं अभी वो होटल के लिए प्रयोग होते हैं, उसका यूज़ होटल के लिए होता है। एक भाग में शाही परिवार रहता है होटल में प्रवेश और वहाँ बैठकर चाय या कॉफ़ी का एक कप एक व्यक्ति पर्यटक के लिए कम से कम 1,000 रुपये खर्च कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। और देखो 343 कमरे में होटल है, 343 कमरे मतलब कोई कम बात नहीं है। और जो बाकी का भाग आधा भाग बचा है वहाँ शाही परिवार मतलब जो राजघराने के जो वंशज है वो रहते हैं। और यहाँ अगर चाय कॉफ़ी कोई पर्यटक पीता है तो लगभग एक चाय या कॉफ़ी की कीमत है 1,000 रुपये। इसमें आश्चर्य वाली कोई बात नहीं है क्योंकि वो विश्व का इतना बड़ा भवन है। भूतल पर एक म्यूज़ियम बनाया गया है, मतलब अंडरग्राउंड में एक म्यूज़ियम है जिसमें वहाँ के राजाओं की उनकी क्रियाकलापों की युद्ध कौशल की अनेक जानकारियाँ चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। और वहाँ जो म्यूज़ियम है तो वहाँ के जो राजा हो गए हैं उनके पीढ़ी दर पीढ़ी ने जो जो क्रियाकलाप जो जो पराक्रम शौर्य दिखाया है तो युद्ध कौशल की अनेक जानकारियाँ उस चित्र के माध्यम से हमें पता चलती है। भवन का मॉडल भी प्रदर्शित किया है और वहाँ भवन का मॉडल मतलब एक छोटा सा मॉडल कि ये भवन कैसा है, पहले उसका एक मॉडल वहाँ रखा गया है उस म्यूज़ियम में। सब कुछ इतना सुंदर सजीव भव्य और मनोहर था कि दृष्टि किसी भी चित्र पर चिपक सी जाती थी जिसे वहाँ से जबरन हटाना पड़ता था, क्योंकि अभी हमें अपने दूसरे गंतव्य की ओर बढ़ना था। गंतव्य था मंडोर गार्डन। और वहाँ जब वो गए थे उम्मेद भवन तो इतना सुंदर सजीव सजीव मतलब ऐसे लगता था कि वो सारे चित्र वो सारी चीज़ें हमारे साथ बोलते हैं, हम अभी उसे महसूस कर सकते। इतना अनुभव सुंदर अनुभव वो अनुभव कर रहे थे कि जहाँ वो मनोहारी मन को हारने वाली जो दृष्टि उस चित्र पर चिपक जाती थी तो वो मतलब दूर हटनी ही नहीं थी और उसे ज़बरदस्ती हटाना पड़ता था क्योंकि उनको आगे भी जाना था, आगे का भी देखना था और आगे का उनका गंतव्य मतलब वो जहाँ जाना चाहते थे जो देखना चाहते थे वो था मंडोर गार्डन। यह उद्यान मारवाड़ की पुरानी राजधानी मांडव्यपुर के समीप जोधपुर नरेशों के द्वारा बनाया गया था। और मंडोर गार्डन मारवाड़ की पुरानी राजधानी थी मांडव्यपुर और उसके समीप जोधपुर नरेश मतलब जो जोधपुर के राजा थे उन्होंने वो बनाया था। मांडव्यपुर का ही अपभ्रंश रूप मंडोर है। और मांडव्यपुर का अपभ्रंश क्या हुआ है, अपभ्रंश मतलब बोलते बोलते उसमें उस शब्द में चेंज आ गया है मंडोर। यहाँ बनाया गया भगवान कृष्ण का मंदिर कला की उत्कृष्टता का प्रमाण है। और यहाँ श्री कृष्ण का मंदिर इतना सुंदर इतना कलापूर्ण बनाया है कि एक उत्कृष्टता का प्रमाण मतलब सबूत है। चट्टानों को काट काट कर निर्मित सीढ़ी नुमा उद्यान दर्शनीय है। और चट्टान मतलब बड़े बड़े पत्थरों को काट काट कर उन्होंने क्या किया है, सीढ़ी नुमा मतलब जो स्टेप्स होते हैं तो सीढ़ी नुमा उद्यान दर्शनीय है मतलब देखने लायक है कि चट्टानों को सीढ़ियाँ बनाई है और बहुत ही सुंदर उन्होंने बनाया है, इसीलिए वो देखने लायक है। रानी उद्यान के आगे 3 तालों वाली एक इमारत इसकी प्रहरी जान पड़ती है और वहाँ है रानी उद्यान। और 3 तालों वाली एक इमारत है मतलब
3 फ्लोर की एक बिल्डिंग है और इसकी प्रहरी जान पड़ती है। मार्ग के दोनों ओर जलाशय बने हैं और रास्ते के दोनों ओर जलाशय मतलब सरोवर बने हैं, तालाब बने हैं। उद्यान में प्रवेश करते ही वहाँ के लोकगीत गायक अपने अपने वाद्यों पर किसी न किसी हिंदी या राजस्थानी गीत की धुन छेड़कर पर्यटकों को प्रसन्न कर उनसे कुछ दक्षिणा की आकांक्षा करते हैं। और उद्यान में जब प्रवेश करते हैं, जब भी वो आते हैं तो वहाँ की लोकगीत मतलब लोगों द्वारा रचाए हुए जो गीत है, लोक संगीत है, वहाँ के जैसे विभिन्न प्रदेशों के विभिन्न लोकगीत होते हैं जो वहाँ की पीढ़ियों ने परंपराओं के गीत होते हैं, तो उसे कहा जाता है लोकगीत। तो ऐसे लोकगीत जो है राजस्थान के, वो वहाँ के गायक है, स्थानिक गायक है, वो गाते हैं और या किसी हिंदी या राजस्थान की धुन छेड़कर मतलब वो जो धुन है उस धुन पर वो गाते हैं और पर्यटकों को प्रसन्न व आकर्षित करते हैं। और इसकी उनकी क्या इच्छा होती है कि हमें कुछ न कुछ तो दक्षिणा मिले, कुछ न कुछ तो पैसे मिले। तो इसी प्रकार आज हमने वीरभूमि पर कुछ दिन इस पाठ का पहला भाग देखा है, तो आगे हम दूसरा भाग देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक धन्यवाद। फिर मिलेंगे इसी पाठ का दूसरा भाग देखने के लिए अगले वीडियो में। तब तक धन्यवाद।